ठीक है, तो हो गया। एस्बेस्टस के बारे में देख लेते हैं। फिर कह रहा है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब देखो यहाँ पे क्या लिख दिया, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी जाहिर सी बात है कि ये हीट पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ये टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होगा, एस्बेस्टस भी अपना आप मतलब बोल सकते हैं कि ये भी अपना क्वांटिटी को क्या बोल सकते हैं इसको, हाँ, जैसे जैसे तुम्हारा ये हीट मतलब बढ़ेगा, जैसे होता है ना, किसी लकड़ी का अगर हम बात कर लेते हैं, लकड़ी को अगर हम गर्म करते हैं तो वो भी पूरा हीट हो जाता है, ठीक है। और ये कुछ समय ऐसा आता है ना कि बहुत ज्यादा गर्म करने के बाद वो बोल सकते हैं कि उसका शेप चेंज हो जाता है, वो अपना जो उसका गुण है वो सब खत्म हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। अगर उसमें हीट दिए तो वो जल्दी से गर्म होगा, इस अगर एक पॉइंट पे दिए तो दूसरे पॉइंट पे इजीली पहुंच जाता है, ठीक है। तो हीट का ये कंडक्टर है। इट इज अ मैन्युफैक्चर इनटू रोप, टैप, सीट, स्लिप, ये सब चीजों में इसको हम बना सकते हैं। कहने का मतलब जो मेरा टेप होता है, ब्लैक टेप ये सब देखते हो, उसमें हम इसका यूज करते हैं बनाने में। इट इज यूज इन द फॉर्म ऑफ सीट फॉर लाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन केटल और सील इन सर्किट ब्रेकर। अब देखो ये जो सर्किट ब्रेकर का जो सील होता है, जो बाहर देखे होगे तुम लोग क्या उसको बोलते हैं, एक एमसीबी हो गया, एमसीबी का बाहरी परत, या फिर तुम्हारा मेन जो सब स्टेशन है, उसका सील्ड बनाने के लिए हम लोग इस मटेरियल का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक आयरन का जो सील्ड होता है वहां पर भी इसका यूज करते हैं, केटल का जो सील्ड होता है वहां पे यूज करते हैं। जहां पे हीट होता है ना, हीट होता है जहां पे, यहाँ पे बोल रहा है क्योंकि ये हीट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब अगर हम जैसे यहाँ केटल में क्या हो जाता है कि हम उसको हम लाइन सप्लाई दिए, और वो भी जो भी उसमें लगा होता है टंगस्टन ये सब, वो हीट होगा और उससे हम मतलब बोल सकते हैं पानी गर्म करते हैं, अभी जो भी करते हैं, तो उसके आसपास हम एस्बेस्टस को लगाते हैं ताकि वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब करे और मतलब ज्यादा उसमें लॉसेस ना हो, ठीक है। ये सब मटेरियल उसमें काम आता है। लेकिन अगर हम बात करें कि मतलब होता है ना करेंट ये सब का, तो उस केस में ये इंसुलेशन का काम करता है। अब देखो ये गिलास के बारे में, गिलास के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं कि गिलास का क्या काम हो सकता है। ये ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर होता है जो कि केमिकल फ्यूम्स को अफेक्ट नहीं पहुंचा पाता है, ठीक है। इसको हम हीट करके किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का शेप दे सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि अगर इसको हाई टेम्परेचर पर ले जाएं तो हाई टेम्परेचर पर ले जाने के बाद ये भी अपना शेप को चेंज करेगा, मतलब बोल सकते हैं कि ये ज्यादा हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका भी एक लिमिटेशन है, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम इसका बात करें कि इसको ग्लास का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो हम लोग को मालूम भी जनरली ग्लास का यूज डेली लाइफ में हम लोग यूज भी करते हैं उसका। और कुछ अगर इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का अगर हम बात करें तो यहाँ पे होता है इट इज यूज टू मेकिंग ग्लास बल्ब ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प, ठीक है। ग्लास बल्ब तो देखिए रहे, जो मेरा बल्ब बना होता है वो इसी जो तुम्हारा एलईडी हो गया, कुछ एलईडी, या फिर तुम्हारा अभी का एलईडी जो प्लास्टिक का ही आता है, पहले वाला जो होता था उस पे मेरा ग्लास का यूज होता था। ट्यूब्स हो गया, जो अभी भी जो ट्यूब्स आ रहा है उसमें भी ग्लास का यूज हो रहा है। मरकरी हो गया, उसके बाद ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, वहां पर भी ग्लास का यूज होता है। लेकिन अब होगा कि वहां ग्लास का यूज कहाँ होता है, तो उसके कंट्रोल पैनल में जाओ, ठीक है, वहां समझ में आएगा कि ग्लास का यूज कहाँ होता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रिले है, वहां पे ग्लास का यूज होता है, ठीक है। अब कर रहा है इट इज मेकिंग ग्लास टेप। अब देख लेना, ग्लास टेप का तो आइडिया नहीं है, शायद कुछ होगा, ठीक है। ये सब चीजों में इसका यूज करते हैं। अब आता है पोर्सेलिन। पोर्सेलिन का नाम हम लोग सुने हैं, जिसको हम लोग जनरली अपना भाषा में ना शायद चीनी मिट्टी भी बोलते हैं, वही चीज यहाँ पर है। इट इज मेड फ्रॉम चाइना क्ले एंड क्वार्ट्ज स्टोन। किसके साथ बनता है पोर्सेलिन? ये चाइना क्ले एंड क्वार्ट्ज स्टोन के साथ बनता है, ठीक है। दोनों के बनाने के बाद ये पोर्सेलिन का निर्माण होता है। इसी भी जब हम बनाते के समय ना किसी भी प्रकार का शेप दे सकते हैं। तो देखते हैं कि जनरली हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारा ऐसा मतलब सामान है जो जो कि चीनी मिट्टी का बना होता है। तो जाहिर सी बात है ना, सबका शेप अलग अलग होता है, कोई फिक्स शेप के साथ तो वो आता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे किसी प्रकार का शेप दे सकते हैं। इसका कलर क्या होता है, या तो व्हाइट या तो ब्राउन, ठीक है, जनरली यही दो कलर में इसका होता है।
कह रहा है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय केमिकल फ्यूम्स और एटमोस्फेयर, ना ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मतलब अफेक्ट कर टेम्परेचर से अफेक्ट होता है, और ना केमिकल से अफेक्ट होता है, ठीक है। ये उस केस में डैमेज नहीं होता है। पोर्सेलिन इज ग्लेज्ड टू मेक नॉन एब्जॉर्बिंग ऑफ मॉइस्चर, ये बोल सकते हैं ना कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ करेंगे, इसका तो बहुत जगह यूज है। अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल एसेसरीज का बात करें तो कल हम लोग किटकैट फ्यूज के बारे में पढ़े थे। तो किटकैट फ्यूज तो जनरली पोर्सेलिन का ही बना होता है, ठीक है। होल्डर्स, कुछ होल्डर्स, ठीक है, कुछ होल्डर्स का हम बात कर रहे हैं। कुछ होल्डर्स जो है पोर्सेलिन का बना होता है, लेकिन अभी तो होल्डर्स तो हम कभी जिंदगी में पोर्सेलिन का यूज नहीं करेंगे। वेट उसका बढ़ेगा, टूटने का डर ज्यादा रहेगा, कोई फायदा है नहीं, ठीक है। पहले के जमाना में ये सब मिलता था। फिर स्विचेज, स्विचेज का मतलब हो गया कि जनरली अभी जो स्विचेज हम लोग कर रहे हैं वो भी हम लोग पोर्सिलिन का नहीं बनाते थे, पहले पोर्सिलिन का बनता था स्विचेज, जो तुमको गोल गोल दिखाते थे, ठीक है। गोल गोल का जो शेप दिखाए थे ब्लैक कलर का, वो सब केस में पोर्सिलिन का यूज करते थे, अभी के केस में नहीं यूज करते। मीडियम एंड हाई टेंशन इंसुलेटर ऑफ ओवरहेड लाइन, ये क्या है, यूज्ड इन मेकिंग लो मीडियम एंड हाई टेंशन, अच्छा इंसुलेटर का बात कर रहा है, ठीक ठीक। हाँ, इंसुलेटर जो मेरा बना होता है वो मेरा पोर्सिलिन का बना होता है, ठीक है। देखते होगे, वही इंसुलेटर का बात कर रहे हैं जो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में एक मतलब कंडक्टर को सपोर्ट करने के लिए बीम के साथ जो सपोर्टिंग दिया हुआ रहता है, जो इंसुलेटर है वो मेरा पोर्सिलिन का बना होता है। अभी वो भी चेंज हो गया, वो पोर्सिलिन बहुत मतलब होता है ना, उसका वेट बहुत ज्यादा होता था। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हम वहां पर दूसरे मटेरियल को ले आए, वो देखने में देखते होगे बहुत पतला होता है, अब उतना उसका वेट भी नहीं है और वो ज्यादा कारगर भी साबित होता है, ठीक है। मटेरियल चेंज होते गया, उसके अनुसार हम उसको यूज करते गए। पेपर का यूज कहाँ करते हैं, तो पेपर का मतलब ये मत समझना है कि नॉर्मल पेपर का बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पेपर है, इंसुलेशन पेपर अलग होता है, ठीक है। देखे भी होगे, एक टेप, एक पेपर टेप तुम्हारा होता है जो तुम हम लोग यूज करते हैं किसी भी मतलब मेडिकल ये सब में यूज करते हैं, एक वो पेपर हो गया। एक पेपर देखते होगे कि जब तुम्हारा मशीन में जब वाइंडिंग होता है वहां पर भी पेपर का यूज करते हैं। एक पेपर देखते होगे कि जब हम किसी भी आयरन को मतलब से उसका जंग को हटाना होता है तब वहां पे हम पेपर का यूज करते हैं। तो मतलब पेपर मतलब होता है कि उसका वर्ड में सिर्फ पेपर लिखा, तो पेपर का यूज तो अलग अलग जगह पे अलग अलग ढंग से है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि पेपर को हम एज ए इंसुलेशन के रूप में यूज करते हैं। कहाँ कहाँ यूज करते हैं, तो जहां जहां मतलब जैसे मान ली एक होता है कि किसी वायल के जगह पर अगर हम उसको इंसुलेट करना होता है तब हम वहां पे पेपर का यूज करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी एक अच्छा खासा गुड गुड इंसुलेटर है। इट इज चीपर देन रबर, ठीक है, ये रबर से भी सस्ता होता है। हैज रिप्लेस रबर इंसुलेशन इन वाइल फील्ड पावर केबल। अब देखो जहां पर होता है ना कि ये सब पेपर का इस्तेमाल हम वहां करेंगे, जैसे हम वाइंडिंग का केस ले लो। वाइंडिंग के केस में क्या होता है, जो मेरा अलग अलग फेज होता है, तो सारे फेज को सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब हम वहां पर रबर का इस्तेमाल करेंगे तो स्पेस ज्यादा ले लेगा, ठीक है। वेट में भी बढ़ जाए, पेपर उसके केस में वेट उसका हल्का होता है और सस्ता भी होता है। तो हम क्या करते हैं, वाइंडिंग को पहले चारों पट्टी पेपर से उससे हम पेपर को कलाई करके उसमें मतलब कुछ प्रकार का वायर लगा करके उसको वर्निश करके हम उसको उससे इंसुलेट कर देते हैं, ताकि किसी और मटेरियल की जरूरत ना हो और वो उसी से प्रॉपरली इंसुलेट हो जाए, हमें रबर की जरूरत वहां पे ना देना पड़े। तो उस केस में मेरा पेपर काम आता है। और भी बहुत सारा यूज है इसका। यहाँ पे कहा है इट यूज एज अ डाइलेक्ट्रिक इन पेपर में आता है ये, डाइलेक्ट्रिक इन कंडक्शन एंड इंसुलेटिंग स्टैंड ऑफ केबल। डाइलेक्ट्रिक इन कंडेंसर में भी आता होगा, ध्यान में मेरा नहीं है, ठीक है, इसको देख लेना। इट नेक्स्ट है हम लोग का लेदराइड या फिल्म लेदराइड, इसका नाम नहीं सुने हैं, देख लेते हैं ये क्या है। करा इट इज अ टाइप ऑफ टफ ग्रे पेपर, ये भी पेपर का ही एक टाइप है। टफ ग्रे पेपर केमिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉटन रेड इन द फॉर्म ऑफ सीट, ये सीट के फॉर्म में होता है, लेकिन मतलब बोल सकते हैं पेपर को ही कुछ केमिकल ऐड करके उसी में कुछ मिक्स करके हम एक नया इंसुलेटर तैयार किए जिसको हम लोग बोले फिल्म लेदराइड।
पता नहीं तुम लोग देखे होगे तो तुम्हें लोग कुछ अगर जानते हो तो एक्सप्लेन कर देना, मेरे मेरे नजर में कुछ ऐसा नहीं आ रहा है। इट इज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑयल और ग्रीस, ठीक है, मतलब ऑयल और ग्रीस में इसको कोई इफेक्ट नहीं पहुंचता है। व्हेन लेड इज पेस्टेड विथ एन इंसुलेटिंग फिल्म इट इज कॉल्ड अ फिल्म लेड, यहाँ यानी कि ये जो बोल रहा है, व्हेन लेड इज पेस्टेड, लेड इज पेस्टेड विथ एन इंसुलेटिंग फिल्म, जो मेरा प्लेट होता है, इंसुलेटिंग प्लेट है, उसमें हम मतलब लेड्रॉइड मटेरियल को हम उसमें हम होता है ना मिक्स किए, तब ये मेरा बन गया फिल्म लेड्रॉइड। ठीक है, इसको चेक कर लेना, 6-7 पढ़ा है। तो देख लो अलग अलग प्रकार का नेम है, जो कि मतलब कुछ चीजों को जानते हैं, कुछ चीजों को नहीं भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है पॉलिस्टर मिल्क की फिल्म, ये भी कुछ वैसा ही होगा। फिर नेक्स्ट है कॉटन एंड सिल्क, कॉटन एंड सिल्क को भी हम ऐजा बोल सकते हैं कि इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है ना कि और ऐसा कौन कौन सा इंसुलेटर है जो कि हम लोग का जो जनरली डेली लाइफ में यूज होता है। जैसे देखो एक इनामेल इंसुलेशन हो गया, ये सब कॉटन से सिल्क का पार्ट है। थोड़ा थोड़ा सा उसमें भी होता है ना, कुछ अलग अलग चीजों केमिकली हम कुछ उसमें मिक्स कर देते हैं, तो वो तुम्हारा मतलब कॉटन एंड सिल्क मेरा बन गया इनामेल इंसुलेशन के रूप में। लिखा हुआ भी होगा, इट इज एन इंसुलेशन प्रिपेयर्ड केमिकली टू इंसुलेट वाइंडिंग वायर। वाइंडिंग वायर को जब हम इंसुलेट करते हैं तब वहां पे हम इनावेल इंसुलेशन का यूज करते हैं। ठीक है, देखते हुए कि कोई मतलब होता है ना क्लॉथिंग का, उसमें हम इंसुलेशन करते हैं, लेकिन वो क्लॉथ पूरा हार्ड होता है। ठीक है, वो कपड़ा कपड़ा नहीं रहता है, पूरा हार्ड होता है, मतलब उसमें कुछ ऐसा मिक्स होता है ना कि अब वो एक इंसुलेशन का काम करता है, तो उसी को बोलते हैं एनामेल इंसुलेशन। ये सब एकदम प्रैक्टिकली देखते हुए शायद ज्यादा समझ में आता है, तो ये बस नेम याद रखो। इट इज चीपर देन कॉटन एंड सिल्क बट इज लिएबल टू क्रैक विथ रफ हैंडलिंग। ठीक है, इंसुलेटिंग वर्निश, वर्निश के बारे में जाने होंगे। वर्निश क्या होता है, जब हम किसी को इंसुलेट करने के लिए जो हम लोग लेपन करते हैं ना ऊपर से किसी वायल के रूप में, वही होता है वर्निश। इट इज अ वेरी गुड इंसुलेटर, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ रेजिनस सब्सटेंस, जिसमें आ गया बिटुमेन, ड्राइंग वायल, इट इज अ सॉल्वेंट। कहने का मतलब हो गया कि इसको ऐसे समझो कि कोई वायर होता है ना, देखते होगे कि जो मेरा वाइंडिंग है, वाइंडिंग में भी हम उसमें पहले से ही वो इंसुलेट किया हुआ आता है, या फिर उसको इंसुलेट करते हैं, तो उसमें यूज क्या करते हैं, इसी को तो यूज करते हैं, इंसुलेटिंग वर्निश का यूज करते हैं, ताकि उस वायर को हम इंसुलेट कर ले। ठीक है, फिर ड्राई एयर हो गया कि इसका इसके अनुसार कहना है कि ड्राई एयर भी एक इंसुलेशन का काम करता है। ठीक है, और फिर यहाँ पर है वाटर, वाटर कैसे इंसुलेशन का काम करेगा, थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। It should be noted that water is neither a good conductor nor a good insulator। मतलब वाटर क्या है, बहुत अच्छा गुड कंडक्टर भी नहीं है, बहुत अच्छा गुड इंसुलेटर भी नहीं है। तो होगा कि सर वाटर तो बहुत अच्छा गुड कंडक्टर है, तो कंडक्टर है कब, जब उसमें हम किसी भी प्रकार का इम्प्योरिटी जैसे ही ऐड कर दे। जैसे होता है कि प्योर वाटर, प्योर वाटर मेरा बैड कंडक्टर है, ठीक है, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसमें सॉल्ट ऐड कर दो, वो एकदम फास्टली बेस्ट कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत अच्छा गुड कंडक्टर भी नहीं है तो गुड इंसुलेटर भी नहीं है। ठीक है, हम ऐसा भी नहीं बोल सकते कि उसमें हम करंट पास ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो कह रहा वाटर वेन प्योर वाटर फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी अगर नहीं है तो इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सब का जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। However, when slight impurity are added of water, it become a partial conductor। तब वो कंडक्टिंग करना स्टार्ट करेगा। अब उसमें ज्यादा अभी इम्प्योरिटी के रूप में क्या मिलाएंगे, तो जनरली ये साल्ट का बात कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है, अब देख लो ये सब के बारे में हम नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग देख लेना। गट्टा पर्चा क्या है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेटर है, ये सब पढ़ लेना। फिर एक होता है सेलाइक, फिर एक होता है मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल के बारे में जानते हैं तो हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं। मिनरल ऑयल यूज कहाँ होता है, तो जनरली हम लोग को हमेशा याद रखना है कि जो ट्रांसफार्मर में ऑयल फिल करते हैं, ठीक है, वहां पे हम लोग मिनरल ऑयल का यूज करते हैं। क्यों, सबसे पहला इसका कारण है कि मिनरल ऑयल जो है मतलब स्पार्क जो हम लोग वाइंडिंग में या जो किसी शॉर्ट सर्किट के कारण जो स्पार्किंग होता है, तो ये स्पार्किंग को खत्म करता है।
मिनरल ऑयल जो है स्पार्किंग को खत्म करता है और ये हीट को बहुत तेजी से ऑब्जर्व करता है, ठीक है, मिनरल ऑयल। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में मिनरल ऑयल का यूज करते हैं ताकि उसमें किसी प्रकार का हीट क्रिएट हो वो तुरंत उसको ऑब्जर्व करे और फिर उसमें जो मेटल बॉडी जो उसके चारों पट्टी लगा होता है, मेटल बॉडी के थ्रू वो एयर में, एटमॉस्फेयर में चला जाए, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि तो मेरा ट्रांसफार्मर ज्यादा हीट नहीं होगा, ठीक है, हीट ट्रांसफर होते रहेगा। और ट्रांसफार्मर में किसी भी प्रकार का स्पार्किंग होगा तो मिनरल ऑयल उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेगा, वो स्पार्किंग को तुरंत खत्म कर देगा। तो उस ट्रांसफार्मर में जनरली हम लोग मिनरल ऑयल का यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें ये भी है कि अगर उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी अगर नहीं मिला हुआ है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मतलब बोल सकते हैं कि वो एक अच्छा सा इंसुलेटर है। अगर अगर उसमें इम्प्योरिटी आ गया तब फिर वो फिर बैड इंसुलेटर बन जाएगा। तो मिनरल ऑयल तो हम ऐसे भी बोलते हैं कि वो एकदम प्योर होना चाहिए। अगर हम ट्रांसफार्मर का भी बात करें तो उसमें किसी प्रकार का इम्प्योरिटी गलती से भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और इसमें बहुत सारा मतलब टेस्ट भी होता है, मिनरल ऑयल को चेक करने के लिए बहुत सारा टेस्ट करते हैं कि इसमें इम्प्योरिटी है या नहीं है, वो सब आने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है मार्बल एंड स्लेट। ये सब तो मार्बल्स के बारे में तो जानते ही है, ये सब क्या होता है, वो तो अच्छा खासा इंसुलेटर हो गया, वो तो एक स्टोन का ही बात कर दिया। उसके बाद है एम्पायर क्लॉथ, देख लेना एम्पायर क्लॉथ क्या होता है। एम्पायर टेप के बारे में देखे थे, वही यहाँ पे बोल रहा है, उसी एम्पायर क्लॉथ से एम्पायर टेप का भी निर्माण करते हैं, जिससे कि हम लोग किसी भी वायर को हम लोग टेपिंग करके उसको इंसुलेशन प्रदान करते हैं। एक लास्टली हो गया वुड, ये मेरा एक इंसुलेटर है, ठीक है। अब यहाँ पर इतना सारा इंसुलेटर के बारे में देख लिए, बहुत सारी चीजों के बारे में देखे, हम लोग अब ये बोल रहे हैं ना कि नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो तो चलो ठीक है, हम इसमें कुछ पीडीएफ को ऐड कर रहे हैं, उसको तुम लोग पढ़ना, हम उसको बताएंगे नहीं, उसको कोशिश करना देखने का। कौन सा था, एक मिनट, मेरा वॉइस क्लियरली जा रहा है? यस। हाँ देखो, हम उसको फास्टली रिमूव मतलब हटाते चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि उस सबको बस एक बार पढ़ लेना और बस जो भी माइंड में आया ठीक है, नहीं तो बस नाम याद रखना कि कौन कौन सा इंसुलेटर होता है। स्पेसिफिकेशन तो सबका सेम ही है लगभग, दो तीन चीज ऐसा है जिसमें कुछ कुछ चेंज होता है। देखो हम ये बोल रहे हैं, हम इसमें कुछ तुमको दो तीन पेज का हम इसमें मतलब ऐड कर रहे हैं पीडीएफ, उसको बस तुम लोग का काम है ना, बस एक बार पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे एमसीबी है, तो हम एमसीबी के बारे में अभी नहीं बता रहे, हम इसमें एमसीबी का मतलब बोल सकते हैं कि बस होता है ना, इंट्रोडक्शन दे दिए एमसीबी क्या होता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, ठीक है। अभी इस पे बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे, इसको एक बार बस रीड मार लेना। लेकिन मेरा पर्पस क्या है, हम इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये तो हम बस ऐड कर दिए, हम बोल रहे हैं इसके बारे में। देखो ये जो लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिकेशन ऑफ सम इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, इसको देख करके आना। ये मतलब तुमको बोल क्या रहा है कि जैसे मान लिया जाए, जैसे होता है ना कि जैसे तुम मोबाइल खरीदते हो या फिर कोई फ्रिज खरीदते हो या प्रिंटर खरीदते हो या लैपटॉप खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, सबका एक अपना स्पेसिफिकेशन होता है, कितना रैम होता है, कितना उसका स्टोरेज है, वो कौन सा कंपनी का है, कितना वेट है, बहुत सारी चीज है, 3G सपोर्ट करता है, 5G सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, कौन सा इंटरनेट उसमें सपोर्ट करता है, DDRM कितना है, बहुत सारा उसमें स्पेसिफिकेशन होता है। तो वही चीज है इलेक्ट्रिकल एसेसरीज में, अगर हम किसी इंस्ट्रूमेंट को, किसी एसेसरीज को अगर हम परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना होता है, ठीक है, वो इसमें दिया हुआ है। तो कोई चीज ना, कुछ चीज ऐसा होगा जो तुमको बहुत लेंदी लगेगा, कुछ चीज ऐसा होगा कि तुम जानते हो लेकिन उसको कैसे यूज करना है, ठीक है, वो इस चीज इसमें दिया हुआ है। जैसे देखो पहला है ना, एसी एनर्जी मीटर। अगर हम एनर्जी मीटर हम परचेज कर रहे हैं या फिर मेरे पास एनर्जी मीटर है, तो किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहला सप्लाई, वो एनर्जी मीटर कैसा सप्लाई दे रहा है, सिंगल फेज हम जो यूज करना चाहते हैं, सिंगल फेज या थ्री फेज, थ्री वायर या फोर वायर, सबसे पहला चीज।
उस एनर्जी मीटर का रेटेड वोल्टेज क्या है, 230 वोल्ट है या 440 वोल्ट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी किस फ्रीक्वेंसी पे काम करेगा, उसका रेटिंग क्या क्या होना चाहिए। तो मीटर तुम्हारा 5 एम्पियर का भी हो सकता है, 10 एम्पियर का भी हो सकता है, 20 का भी हो सकता है, 25 का भी हो सकता है और 100 का भी हो सकता है। ठीक है, रिवॉल्यूशन, जो उसमें जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, जिसपे वो काम कर रहा है, वो कितना है, 450 रिवॉल्यूशन पे काम कर रहा है, 900 रिवॉल्यूशन पे काम कर रहा है, 1200 पे काम कर रहा है। ये सब चीजों को हमें, इसका स्पेसिफिकेशन है, इसको हमको चेक करना है, मतलब एक बार रीड करना है क्या कि किसके लिए क्या क्या सही है। मेन स्विच लाइटनिंग है। मेन स्विच का अगर हम बात करेंगे, उसमें हम किसकी चीजों का ध्यान रखेंगे, तो उसमें वो कौन सा मटेरियल का बना हुआ है मेन स्विच, उसमें पोल्स कौन है, डबल पोल है, ट्रिपल पोल है, कितना रेटिंग है उसका, 32 एम्पियर है या फिर कितना हम लोग को चाहिए। ठीक है, वो सब हमको यहाँ पे दिया हुआ है। हम रेटिंग देखो, जनरली जो मेन स्विच का होता है ना, कम से कम 16 एम्पियर का चाहिए। तो लिखा हुआ है 16 एम्पियर, 250 वोल्ट या 500 वोल्ट, 60 एम्पियर, 500 वोल्ट, 100 एम्पियर, 500 वोल्ट, ये सारा इसका स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, एक बार रीड कर लेना। और नेक्स्ट मीटिंग हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं आज को हम यहीं पे एंड करते हैं, कल से हम प्रोटेक्शन का स्टार्ट करेंगे। ठीक है।